fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. क्या हम इस वास्ट यूनिवर्स में अकेले हैं? यूएफओस और एलियंस के बारे में डिबेट्स काफ़ी पुरानी हैं। एंशिएंट साइटनिंग से लेकर मॉडर्न गवर्नमेंट डिक्लासिफिकेशंस तक ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूएफओस की हिस्ट्री। यूएफओ साइटनिंग्स सिर्फ आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। पुरानी सभ्यताओं ने भी ऐसे इवेंट्स रिकॉर्ड किए हैं जो आज तक हमारे लिए एक मिस्ट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल 1665 में स्टालसैंड एयर बैटल में जर्मन फिशरमैन ने एक एरियल बैटल देखा जिसमें शिप्स आसमान में लड़ रहे थे और एक फ्लैट ग्रे डिस्क उनके ऊपर हावर कर रही थी। उस वक्त के रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से ये इवेंट समझे गए। ऐसे रिकॉर्ड्स हमें एंशिएंट इंडिया, इजिप्ट और मायन सिविलाइजेशन के टेक्स्ट और आर्टिफैक्ट्स में भी मिलते हैं, जिन्हें कुछ लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के असर के रूप में देखते हैं। चैरियट्स ऑफ द गॉड्स एक ऐसी थ्योरी जो हमें प्राचीन संस्कृतियों और यूएफओ साइटनिंग्स के बीच एक सरप्राइजिंग कनेक्शन की तरफ ले जाती है। क्या पुराने समय के लोग भी आसमानी शिप्स देखते थे और क्या उन्होंने अपनी कल्पना और धार्मिक कहानियों के ज़रिए उन्हें दर्शाया? आज हम उन प्राचीन कहानियों, पेंटिंग्स और रिटन टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे जो एक नए नज़रिए से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में एक ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ आसमानी या दिव्या विमानों का जिक्र किया गया है। इंडिया की रामायण और महाभारत विमान का जिक्र एक उड़ान भरने वाले यंत्र के रूप में होता है जो देवता और राक्षस के बीच के युद्धों में यूज़ किया गया। मायान और अस्तिक सभ्यता उन्होंने अपने क्राविंग्स में आसमान में उड़ते हुए प्राचीन देवता की पेंटिंग्स पेंट की हैं। इजिप्ट पिरामिड की ड्राइंग और हायरोग्लिफ्स में आसमानी रोशनी और विमानों का जिक्र मिलता है, जिन्हें कई लोग एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस का प्रूफ मानते हैं। माइथोलॉजिकल और रिलीजियस कहानियों में भी आसमानी विमानों का जिक्र प्रोमिनेंट है। ग्रीक माइथोलॉजी में ग्रीक देवता अपोलो को एक गोल्डन चैरियट में ट्रेवल करते हुए दिखाया गया है जो आसमान में सूरज को खींचता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में पुष्पक विमान एक मैजिक फ्लाइंग चैरियट का जिक्र एक ऐसे यंत्र के रूप में होता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी का संकेत देता है। चाइनीज़ लेजेंड्स चाइनीज़ ड्रैगन्स को सिर्फ मिथिकल क्रिएचर्स नहीं बल्कि एडवांस्ड सेलेस्टियल क्राफ्ट्स के रूप में कहा गया है। ये सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल रॉक आर्ट वांजीना नाम के सेलेस्टियल बीइंग्स को आसमान के प्राणी और ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ जोड़ा गया है। अफ्रीकन ट्राइब्स डोगोन ट्राइब की एस्ट्रोनॉमी की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग और सीरियस बी स्टार सिस्टम का ज्ञान एक एलियन कॉन्टेक्ट की तरफ इशारा करता है। यूरोपियन केव पेंटिंग्स आसमानी विमानों और ह्यूमन फिगर के साथ एक अनआइडेंटिफाइड कनेक्शन दिखाते हैं। ये साइटनिंग्स और थ्योरीज एक बड़ा सवाल उठाती हैं। क्या प्राचीन संस्कृति के लोगों ने एलियन विजिटर्स का सामना किया था? कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन धार्मिक और मिस्टिकल कहानियाँ असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स का एक्सपीरियंस थी। इनके प्रूफ के रूप में अनएक्सप्लेन्ड मेगा स्ट्रक्चर्स जैसे स्टोनहेंज, नाज़का लाइन्स और ग्रेट पिरामिड्स का जिक्र होता है जो एक एडवांस्ड इंजीनियरिंग की तरफ संकेत देते हैं जो उन दिनों की ह्यूमन नॉलेज के पार था। हालांकि ये थ्योरीज फैसिनेटिंग हैं लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानियाँ ह्यूमन्स के क्रिएटिव इमेजिनेशंस का रिजल्ट हैं, ना कि किसी एलियन कॉन्टेक्ट का प्रूफ। लेकिन मॉडर्न यूएफओ साइटनिंग्स और एंशिएंट अकाउंट्स के बीच सिमिलरिटीज़ का होना एक अजीब कोइंसिडेंस है जो हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। जून 24, 1947 एक ऐसी तारीख है जो मॉडर्न यूएफओ फेनोमेना का आगाज़ बनी।
एक नॉर्मल बिजनेस ट्रिप के लिए निकले पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया के लिए सवाल छोड़ गया। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? केनेथ आर्नोल्ड एक 32 साल के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन थे। एक क्लियर आफ्टरनून में वो माउंट रेनियर के पास एक मिसिंग मिलिट्री प्लेन की तलाश में उड़ान भर रहे थे, लेकिन उनकी ये जर्नी उन्हें यूएफओ हिस्ट्री के सबसे बड़े वाक़ये तक ले गई। शाम के करीब केनेथ ने आसमान में 9 शाइनी और क्रिसेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट्स देखे जो फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। ये ऑब्जेक्ट्स मेटेलिक लग रहे थे और उनका स्पीड अनबिलीवेबल था, लगभग 1200 माइल्स पर आवर, जो 1947 के किसी भी एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा था। जब आर्नोल्ड से उन ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जैसे एक सॉसर पानी के ऊपर से स्किप कर रहा हो। उनकी इस डिस्क्रिप्शन ने टर्म फ्लाइंग सॉसर का जन्म दिया, जो यूएफओ कल्चर का हिस्सा बन गया। आर्नोल्ड के साइटिंग की खबर मीडिया में तेज़ी से फैल गई। न्यूज़पेपर्स ने इस हिस्टोरी को हाईलाइट किया और पब्लिक फैसिनेटेड हो गई। कुछ लोगों ने इसे मायरेज या मजाक कहा, जबकि दूसरे लोगों ने इसे एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत माना। एक्साइटमेंट के बीच स्केप्टिक्स ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दिए। कुछ लोगों का कहना था कि आर्नोल्ड ने सनलाइट का रिफ्लेक्शन देखा, जबकि कुछ ने इसे एक्सपेरिमेंटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट कहा। लेकिन आर्नोल्ड, जो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, अपने क्लेम पर मजबूती से कायम रहे। केनेथ आर्नोल्ड की यूएफओ साइटिंग ने सिर्फ एंथुसियास्ट को इंस्पायर नहीं किया, बल्कि एक नए रिवेवो रिपोर्ट्स का आगाज़ किया। 1947 का साल यूएफओ फिनोमेना के लिए एक लैंडमार्क बन गया और आर्नोल्ड की स्टोरी मॉडर्न यूएफओ रिसर्च का फाउंडेशन बन गई। आर्नोल्ड का ये इनकाउंटर हमें याद दिलाता है कि आसमान मिस्ट्री से भरा है। क्या ये एक नेचुरल फिनोमेना था, एडवांस टेक्नोलॉजी या किसी और दुनिया की कहानी? सवाल अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या केनेथ आर्नोल्ड ने उस दिन देखा? केनेथ आर्नोल्ड की ये साइटिंग सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी बनी जो डिकेड्स तक यूएफओ मिस्ट्रीज का सेंटर रही। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आज के दौर में यूएफओस को किस नज़र से देखा जाता है, गवर्नमेंट डिक्लासिफाइड फाइल्स, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और सबसे शॉकिंग रिविलेशंस, सब कुछ पार्ट 2 में। तब तक सोचिए, क्या हम वाकई इस कायनात में अकेले हैं